वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें नहीं यानी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आपके पास तुरंत पहुँचा है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग, प्रशांत धवन जी की वीडियो से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया रिजेक्ट्स जर्मनीज पोजीशन ऑन कश्मीर, व्हाई इज जर्मनी हेल्पिंग पाकिस्तान। से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जर्मनी ने एक बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान पोजीशन ले ली कश्मीर इशू को लेकर और भारत को रिमाइंड करवाना पड़ा कि देखिए जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने कहा है कश्मीर के इशू को लेकर सिर्फ उसी पॉइंट को फॉलो करिए, ये प्रो पाकिस्तान पोजीशन आपको नहीं सूट करती। ना पहली बात तो यहाँ पे आप पूछोगे कि अचानक से जर्मनी को क्या हो गया, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के इशू को लेकर जर्मनी कैसे न्यूज में आ गया। इस सब की शुरुआत होती है जब पाकिस्तान के करंट फॉरेन मिनिस्टर ये जाते हैं जर्मनी में डोनेशन मांगने के लिए। जर्मनी वैसे मैं आपको बता दूं ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए 50 मिलियन यूरो की डोनेशन कर चुका है ताकि पाकिस्तान को कुछ रिलीफ मिले इनके फ्लड से। मगर ये पैसा ऑब्वियसली पाकिस्तान को काफी पड़ नहीं रहा। एक्चुअली पाकिस्तान को जेन्युइन फाइनेंशियल हेल्प कोई भी नहीं कर रहा, ना चाइना ना यूएस। हर जगह आप अगर देखो तो कुछ मिलियन दे देते हैं जिससे पाकिस्तान का ओवरऑल कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। जर्मनी ने भी यहाँ पर यही किया, 50 मिलियन यूरो पहले दे रखे थे, 10 मिलियन यूरो और अनाउंस कर दिए, जबकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि कुछ बिलियन का कुछ यहाँ पर पैकेज इनको दिया जाएगा। मगर जर्मनी ने ऑल्दो पैसा तो एक्स्ट्रा नहीं दिया क्योंकि दुनिया भर में अगर हम देखें तो आज के समय एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। जर्मनी ने पाकिस्तान को एक दूसरे टाइप का गिफ्ट दे दिया, ये कहकर कि जर्मनी का एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कश्मीर के सिचुएशन को लेकर और हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के हिसाब से कश्मीर का पीसफुल सोल्यूशन निकले। और बिल्कुल इन्होंने बेसिकली यही कह दिया कि जर्मनी के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस को इंटरवेंशन करनी चाहिए कश्मीर इशू को लेकर। और इंडिया ने यहीं पर जर्मनी की आलोचना करी है, ये कहा है कि आपकी जो पोजीशन है कश्मीर इशू पर ये गलत है, इसको ठीक करिए ना। अब आप यहाँ पे पूछोगे मगर जर्मनी ने ऐसा गलत क्या कह दिया, यूएन के चीफ ने क्या डिफरेंट बात कही थी, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि नॉमिनल जीडीपी के मामले में जर्मनी की रैंक दुनिया में इस वक्त क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 4th, 5th, 6th या फिर 3rd। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। रिसेंटली ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो भारत ने अपने रिप्लाई में ये कही है जर्मनी को कि आप जब भी पाकिस्तान से बात करते हैं तो आतंकवाद का इशू आपको प्रॉपरली रेस करना चाहिए क्योंकि कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा इशू रहा है कई दशकों से आतंकवाद का। कई लोग मारे गए हैं बिकॉज ऑफ टेररिज्म। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है तो आपको ये इशू प्रॉपरली रेस करना चाहिए अनलेस आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो या फिर आप इनडिफरेंट हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है कश्मीर में लोग आतंकवाद से मरे ना मरे, वो अलग बात है। तो इंडिया ने बहुत ही टॉन्टिंग वे में जर्मनी को ये कहा है कि पहली बात तो आपने टेररिज्म का इशू ना रेस करके बहुत ही गलत काम किया है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या जर्मनी मतलब बहुत लंबे समय से एंटी इंडिया था कश्मीर को लेकर, तो यहाँ पे वैसे मैं आपको ये बता दूं जो भी जर्मनी ने रिसेंटली कहा है ये रीसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का नतीजा है। वैसे आप अगर जाओगे अतीत में जब भारत ने आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया था तब उस वक्त जर्मनी भारत के साथ था। जो जर्मनी के एम्बेसडर थे टू इंडिया उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 इज इंडियाज इंटरनल मैटर। मगर पिछले कुछ महीनों में चेंजेस आए हैं, ये चेंजेस हम सब ने देखे हैं। इंडिया जर्मनी वैसे काफ़ी करीब है, दोनों का ट्रेड काफ़ी ऊपर है। जर्मनी क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर इंडिया की हेल्प कर रहा है, मगर रशिया की जो इन्वेजन है ना ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। और आप देखोगे रिसेंटली जर्मनी और ज्यादा एंटी रशिया होता जा रहा है। जर्मनी ने रिसेंटली ये भी कहा नेटो को कि आपको और भी बहुत कुछ करना होगा रशिया के अगेंस्ट ताकि यूक्रेन का डिफेंस प्रॉपरली हम कर पाए। और इसका रीजन प्राइमरली ये है क्योंकि यूरोप और यूएसए में आज के समय पैनिक मचा हुआ है व्लादिमीर पुतिन के नेक्स्ट बिग स्टेप को लेकर। जर्मनी और यूएसए ऑलरेडी मैं आपको बता दूं एक न्यूक्लियर वॉर का सिनेरियो प्ले आउट कर रहे हैं। जी हाँ, दोनों देशों की मिलिट्री ने आपस में बातचीत करनी स्टार्ट कर दी है कि कल को अगर मान लीजिए व्लादिमीर पुतिन एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करते भी हैं यूक्रेन पे या फिर किसी और कंट्री में, तो उस सिनेरियो में जर्मनी और यूएस क्या करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, जर्मनी तो रशिया के अगेंस्ट थोड़ा बहुत कम बोलता था क्योंकि जर्मनी रशिया से नेचुरल गैस परचेज करता था,
तो देखो वो सब जो इशू है अब हट चुका है। नॉर्थ स्ट्रीम 2-1 डैमेज हो चुकी है। उसके अलावा आप अगर देखो तो जर्मनी ने भी रशिया से नेचुरल गैस परचेज करनी काफ़ी कम कर दी है। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बाकी कंट्रीज से बात कर रहे हैं ताकि रशियन गैस डिपेंडेंस ये सर्दी से पहले बिल्कुल ही खत्म कर लें। तो जर्मनी की जो भी पहले झिझक थी ये हट चुकी है। अब ये प्रॉपरली एक एंटी रशिया फ्रंट को लीड कर रहे हैं। और अभी के लिए यूएस, जर्मनी, बाकी जो यूरोपियाई देश है, चाहे लटविया, लिथुआनिया या फिर इवन फ्रांस हो, सबका अभी के लिए फोकस है यूएन जनरल असेंबली के सेशन को जो कल होगा। जी हाँ, कल मंडे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोटिंग होगी यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं, जनरल असेंबली में वोटिंग होगी जहां पर 193 मेंबर हैं। और यूएस और यूएसए के एलाइज, जहां पर जर्मनी आपको बिल्कुल आगे मिलेगा, यूके भी काफ़ी आगे है, ये सब कंट्रीज पुश कर रहे हैं पाकिस्तान को कि एक बार ना यूएन जनरल असेंबली में रशिया के अगेंस्ट वोट कर दो। भारत का सबको पता है कि एब्सटेनेंट चिल हो जाएगा यहाँ पर, मगर पाकिस्तान से उनको उम्मीद ये है कि पाकिस्तान एक एंटी रशिया स्टांस लेगा। और पाकिस्तान से ये वोट निकलवाने के लिए आप देखोगे ये सब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं कितने चालाक हैं, पाकिस्तान को डोनेशन नहीं दे रहे। जब पाकिस्तान कहता है ना कि लोग मर रहे हैं, बीमारियां फैली हुई है, पैसा दो हमको, तो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को डैमेज करके कश्मीर का इशू थोड़ा सा रेस करके इधर उधर, चाहे आज़ाद कश्मीर बोल दिया यूएसए ने रिसेंटली, या फिर जर्मनी कह रहा है कि यूएन की इंटरवेंशन कराओ, ये सब बोल दिया। ये सब कहकर जो करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट है इनको इन्होंने कुछ न्यूज़ दे दी, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दे दिए कि ये लो इसको यूज़ करो अपने पॉलिटिकल कैंपेन में, अपने लोगों को बताओ कि पाकिस्तान की जीत हुई है यूएस में, जर्मनी में, इलेक्शंस में तुम्हें काम आएगा ये सब, मगर हमसे अभी के लिए पैसा मत मांगो। पैसा मांगोगे तो मैक्सिमम 10-5 मिलियन डॉलर जो हैं यही दे पाएंगे। तो जो भी है कश्मीर पर स्टेटमेंट्स हैं ये फॉर द टाइम बीइंग ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन सब कंट्रीज़ ने अपनी जो पोजीशन है चेंज कर ली है। ये आप कह लीजिए अभी के लिए बस पाकिस्तान को मैनेज कर रहे हैं। अब अगेन पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि जो ये लॉलीपॉप दिया है यूएसए, जर्मनी ने कश्मीर की पाकिस्तान को, कि कश्मीर का इशू थोड़ा बहुत रेज कर लिया, क्या पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी है? क्या पाकिस्तान इसी बेसिस पर रशिया के अगेंस्ट वोट कर देगा, या फिर पाकिस्तान मानता है कि नहीं ये लोग कुछ पैसा दे नहीं रहे, डोनेशंस खास आई नहीं है, तो शायद ये भी इंडिया की तरह एब्सटेनेंट चिल करेंगे? तो ये देखना होगा। और मुझे पता है यहाँ पे आपके माइंड में वैसे क्वेश्चन तो एक पक्का आएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज कश्मीर के इशू को लेकर लिटरली खेलती है इंडिया पाकिस्तान के साथ, और मैं कहूँगा बिल्कुल खेलती है। ये हम दोनों कंट्रीज ने ही आप कह लीजिए ये इतने लंबे समय से ये इशू इतना ड्रैग आउट किया है, इतना इसको सेंसिटिव बना रखा है कि लिटरली बाकी कंट्रीज आराम से हमको मैनेज कर लेती है कश्मीर पर स्टेटमेंट देकर। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मेरी उम्मीद यही है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान अगर बाहर जाएं तो और इशूज़ पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैरी आउट करें। बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके पास ये लेवरेज नहीं होनी चाहिए कश्मीर की। मगर यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ कि जर्मनी ने जो रिसेंटली कहा है ना, ये गलत क्यों है? आप पूछोगे इसका रीज़न क्या है? जर्मनी ने जो ये कह दिया, इंडिया ने इस पर इतना रिएक्शन दिया क्यों? जर्मनी ने बेसिकली यहाँ पर ये कह दिया है कि यूएन का जो रेजोल्यूशन 47 है और 1948, इसी के हिसाब से जो कश्मीर का सोल्यूशन है ये आप निकालिए। जबकि आप देखोगे यूएन के चीफ काफ़ी बार कह चुके हैं कि ये जो रेजोल्यूशन है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि पहले तो पाकिस्तानी फोर्सेस को पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर छोड़ना होगा, ये प्रॉपरली प्ले आउट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे 2020 में एंटोनियो गुतरेस ने हिंट कर दिया था कि पाकिस्तान को पहले ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ये छोड़ना होगा यूएनएससी रेजोल्यूशन के हिसाब से। सिंस पाकिस्तान वो करने को कभी तैयार होगा नहीं, तो इन दी एंड देखिए यहाँ पर यूएन के चीफ ने यही कहा है कि यूनाइटेड नेशंस कुछ मीडिएशन नहीं करने वाला कश्मीर इशू को। कश्मीर इशू शिमला एग्रीमेंट के अंडर 1971 इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुई थी उसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहां पे कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी। और यूनाइटेड नेशंस के चीफ खुद कह चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान अगर कश्मीर का इशू हल करेंगे तो कुछ वोटिंग वगैरह कुछ नहीं होनी यहाँ पर। ये एक बायलैटरल इशू है, दोनों कंट्रीज बैठ कर ही शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से ये इशू रिजॉल्व करेंगे। तो जर्मनी बिल्कुल यहाँ पे उल्टा चला गया है। जर्मनी आप कह सकते हो कि यूएन चीफ की जो स्टेटमेंट है उससे भी दूर जाके कई बात कर रहा है। तो इसलिए इंडिया ने कहा है कि अपना स्टांस सही करिए, बहुत ही आपने गलत स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग कश्मीर। और उस सब के अलावा देखो इंडिया ने अभी के लिए अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर कर रखा है
कि हम लोग पाकिस्तान से बात तक नहीं करेंगे। बीच में बहुत रिपोर्ट्स आई थी कि इंडिया हो सकता है कि डोनेशन देगा पाकिस्तान को, इंडिया हेल्प करेगा, क्रिकेट खेला जाएगा पहले, फिर रिलेशंस इंप्रूव होंगे। मगर इंडिया ने अपना स्टांस यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान में टेररिज्म की प्रॉब्लम है तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अपना स्टांस पाकिस्तान के सामने, दुनिया के सामने रख दिया है कि जब तक टेररिज्म का मुद्दा है वी विल नॉट टॉक टू पाकिस्तान। और हमने जर्मनी को भी यही कहा है कि यू शुड फोकस ऑन टेररिज्म। अगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री आए थे तो उनको आप बोलते कि जो टेररिस्ट हैं आपके देश में, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उनके खिलाफ एक्शन लो, मेक श्योर कि एक एनवायरनमेंट बने पीस का। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान बैठकर एक बायलैटरल मीटिंग के अंदर बातचीत कर सकते हैं कश्मीर को लेकर। ओके, सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि नॉमिनल जीडीपी की अगर वैसे हम बात करें तो जर्मनी की रैंक क्या है दुनिया में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 4th रैंक है जर्मनी की। यहाँ पे आप देख पाओगे भारत रिसेंटली यूके को पीछे छोड़ के पहुँच चुका है 5th स्पॉट पे। और अगला हमारा टारगेट है जर्मनी को उम्मीद है कि हम आने वाले कुछ सालों में बीट कर देंगे। उसके बाद जापान को बीट करने में कुछ टाइम लग सकता है, बट फॉर द टाइम बीइंग वी नीड टू गो पास जर्मनी इकोनॉमिकली। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइफ में, एक बार आप चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्ज़ाम का आपको अटेम्प्ट देना है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पर पिन कमेंट में आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगी, लाइव टेस्ट होंगे, लाइव क्विजेस होंगे। और अगर आपके पास अभी टाइम है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है आराम से अटेंड करना यूपीएससी एग्ज़ाम कुछ सालों बाद, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है करीब 2996 रुपीज़ पर मंथ, ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे कोड यूज़ करो PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, लास्ट में प्रशांत भैया ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि वाकई कश्मीर के इशू को लेके खेल रहे हैं एक तरह से खेल। असल में अच्छा एक बात है, जर्मनी ने बात कर दी तो क्या उससे कश्मीर का मसला हल हो गया? नहीं, मतलब उन्होंने अगर कोई सपोर्ट कर भी रहा है तो क्या आप उसको एंड तक लेके जा रहे हो? मतलब आप किस तरह से, मतलब एक तरह से तो यूँ हो गया कि आपने किसी ने आपकी कमर पे थपकी मार दी, चल बेटा मैं तेरे साथ हूँ चल। मतलब ये तो कोई भी बात ना हो गई। अच्छा, आपको पता है 2 महीने बाद इनके स्टेटमेंट कुछ और होंगे। नहीं, सही आप सही कह रहे हैं। और इनका कोई भरोसा भी नहीं है, कभी यहाँ पलटी मारते कभी वहाँ पलटी मारते हैं। मुझे पता नहीं क्यों इन लोगों का तो वैसे ही भरोसा नहीं आता, कभी कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, कभी कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। दूसरी बात ये है, अगर आपके दिल में इतनी हमदर्दी है पाकिस्तान को लेकर, हमारे यहाँ फ्लड आया हुआ है, हम तबाह बर्बाद हुए हैं, हम इतनी ज़्यादा बदहाली का शिकार हुए हैं, आप $10 मिलियन दे देते हो, कभी कुछ दे देते हो, कभी 5 मिलियन दे देते हो, तो अगर आपके दिल में वाकई बहुत दर्द होता तो आप 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन देते ना, जिसमें थोड़ा सा कुछ होता, हमारी थोड़ी काया सीधी होती। ठीक है, आपके पास जब भी जाओ तो आप कहते हो हमसे ज़्यादा पैसों की बात नहीं करो, हाँ कोई सनसनीखेज स्टेटमेंट दे देते हो, जिससे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, क्या कहें अब उनको, वो आ जाते हैं लॉलीपॉप लेकर, फॉरेन मिनिस्टर, हाँ वो लॉलीपॉप लेकर आ जाते हैं हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वही बिलावल। दूसरी बात ये है, मुझे पूरी वीडियो से एक मुद्दा समझ में आया कि यार आप अगर ये समझते हो ना कि फला देश आपका है, फला देश आपका है, तो नहीं, वो सिचुएशंस के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, वो सूरत हाल को देखकर पलटते हैं। वो कभी इंडिया के साइड है, वो कभी आपके साइड है। तो आप ये ना समझो, अब जैसे उनको वोटिंग चाहिए, पाकिस्तान का वोट अहमियत रखता है, वो ये चाहते हैं कुछ भी करके पाकिस्तान यूक्रेन के हक में वोट कर दे, ठीक है ना। और उनको पता है कि इंडिया का स्टैंड क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा इंडिया को तो हम कन्विंस नहीं कर पाएंगे, इंडिया बिल्कुल नहीं आएगा हमारे हथे, तो हम ये काम करते हैं क्योंकि ये बड़ा गरीब सा मुल्क बना हुआ है, यहाँ पे वैसे तबाहाली हुई है, तो हम इनको थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल तो ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं और थोड़े बहुत डॉलर्स दे देते हैं, और उसके बाद कहते हैं बेटा चलो मेरा मुन्ना घर की तरफ निकलो। बिल्कुल ऐसा ही है, और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ है कि वाकई ही पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को कश्मीर का मसले का कोई ना कोई एक एंड होना चाहिए, ताकि ये इशू के बाद कश्मीर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान
एक ही तरक्की की तरफ चल पड़े, अच्छा, मैं एक चीज़- फोकस उनका सिर्फ और सिर्फ हो तरक्की की तरफ। तरक्की हो। यानी कि ये इशू जब खत्म, देखो इशू जो होते हैं वो इशू होते हैं। इशू का मतलब होता है कि आपकी तरक्की में रुकावट, आपकी प्रोग्रेस में रुकावट, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रुकावट, मेल मिलाप में रुकावट। ठीक है ना। तो एक चीज़ साइड पे होने के बाद आपका फोकस, अच्छा हिंदुस्तान, इंडिया तो वाकई ही अपनी तरक्की की तरफ तो एक रवा दवा है, लेकिन इशू सिर्फ आ गया, तरक्की में रुकावट आ गई। बहुत सारे कश्मीर एक अलग मसला है, इसके अलावा भी बहुत सारे अनस्टेबिलिटी है और गवर्नमेंट का ना होना है, ईमानदार लोगों का ना होना है, किसी Corruption है बहुत। मुल्क के साथ मुखलिस ना होना है मेन चीज़। तो उसकी वजह से पाकिस्तान वो तरक्की नहीं कर पाया जो करनी चाहिए थी। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला कश्मीर का भी है कि कश्मीर की ही भी वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सबसे बड़ी तरक्की। बात ये है कश्मीर की वजह से हमारे ट्रम्स जो बिल्कुल। एक ताल्लुकात है, क्योंकि देखिए नेबर कंट्री से आप माने ना माने, आपको याद होगा कि इंडिया ने ये कहा कि हम डेवलप हो जाएंगे तो हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके बगैर हम एशिया को नहीं डेवलप कर सकते ना। तो बात सारी ये है, एशिया का दौर नहीं आ सकता। तो बात सारी ये है कि आप माने ना माने, जो भी असरात होते हैं ना, अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं आपके पड़ोसी ममालिक से, तो उसके असरात आपके ऊपर मरतब होते हैं और आप इस बात को एक्सेप्ट करो। वो अलग बात है आप फील नहीं करते हो, आप इग्नोर कर देते हो उन चीज़ों को, या फिर आप अना का मसला बनाकर बैठे रहते हो कि भाई हमें तो करनी ही नहीं है बात। तो उसके बाद ये कहना चाहूँगी कि शिमला कॉन्फ्रेंस में जब एक बात 1972 में उन्होंने कोट भी करा इस बात को कि यूएन के चीफ ने भी इस बात की तरफ याद दहानी दिलाई है। तो जब शिमला कॉन्फ्रेंस में ये बात तय हो गई कि कश्मीर के मसले को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के अलावा कोई तीसरा फरीक नहीं आ सकता या कोई थर्ड पार्टी अपना पक्ष नहीं रख सकता और किसी का साइड नहीं ले सकता और बीच में बात में नहीं बोल सकता, ये दो कंट्रीज़ ही आपस में मिलकर ये मसले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि जर्मनी को क्या पड़ी है कि वो बोल रहा है, वो भी इतनी दूर जाकर बोल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हकीकत पे तो आप देखें ना, हकीकी तौर पे जो चीज़ फाइनलाइज हो गई है, जो मुआहदा हो चुका है, तो उसके मुताबिक तो आप बोल ही नहीं सकते, आपका तो राइट ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए कश्मीर का मसला दो कंट्री के दरमियान में हो या अक़वाम मुत्तहिदा करे, किसी भी तरीके से हो, असल चीज़ें हल होना। अच्छा अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए भी अगर हल होता है तो उसमें भी दोनों कंट्री रज़ामंद होंगे तो ही होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। और अगर दोनों कंट्री ही चाहते हैं कि नहीं यार अक़वाम मुत्तहिदा ना हो शामिल, तीसरा फ़रीक कोई भी ना हो, हमने बैठ के करना है, तो हमने ही बैठ के करना है, तो फिर हम ही बैठ के करें। ये कश्मीर का मसले का हल पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन जो है इस वक्त मसले मसाइल या परेशानियों की वाली नहीं है कि अपने इकोनॉमी को मज़ीद पीछे ना ले जाएं, बल्कि हम मसाइल हल करने के बाद आगे की तरफ बढ़ें, अपने आवाम का सोचें, अपने आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सोचें, आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर हो, आवाम को तालीम मिले और वो बेशुमार मसाइल हैं उनकी तरफ फोकस हो। बद से बदतर हो रही है सिचुएशन, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हैंडल आउट करें, ऐसे क्या करें। तो वाकई मैं कश्मीर के मुद्दे को तो यही कहूँगी, इतना लंबा खींच दिया कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, कोई भी मसला ऐसा नहीं है, कोई भी डिस्प्यूट ऐसा नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, जिससे बात ना बने, जिसका हल कोई ना हो। दूसरी बात ये, हमारे यहाँ हालात ये हो चुके हैं, अभी कल के परसों सुनने में आया एक बिजनेसमैन है, उन्हें डॉलर मुयसर नहीं हो रहे बिज़नेस करने के लिए, ब्लैक में डॉलर ख़रीद रहे हैं वो। यानी पाकिस्तान के अंदर जो दिखाया जा रहा है कि डॉलर कम हो रहा है, डॉलर की वर्थ आप देख रहे हैं ना डे बाई डे, कभी 3 रुपये कम हो जाता है, कभी 5 रुपये कम हो जाता है, हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, कहाँ है? ब्लैक में डॉलर और महंगा मिलता है, आपको पता है, और लोगों को कारोबार के लिए डॉलर मुयसर ही नहीं है। कुछ बैंकें जो हैं वो मुलव्विस पाई गई, पता है आपको, 8 से 10 बैंकें जो हैं वो इस करप्शन में मुलव्विस पाई गई, जो डॉलर को ब्लैक कर रही थी या डॉलर को गायब कर रहे थे या डॉलर को ऊपर नीचे कर रहे थे, तो बैंकें पकड़ी गई हैं। बाकायदा बैंकें जो हैं हमारे मुल्क की जो नेशनल बैंकें हैं वो तक पकड़ी गई हैं, बाकायदा उनके तक नाम आए हैं कि वो इस घिनौने, पता है कितनी इनकम हुई उन्हें 3 महीने के अंदर डॉलर को ऊपर नीचे करने में बैंकों ने कितने कमाए, 90 दिन के अंदर कितने कमाए, जो उनका टर्नओवर पूरे साल का होता था। यानी एक बैंक पूरे साल में जो कमाती थी वो 3 महीने में कमाया, डॉलर की हेर फेर करके आवाम को नुकसान दिया। तो ये हमारे हालात हैं, वाकई हमें अपनी तरक्की की तरफ फोकस करना चाहिए और प्रशांत भैया ने लास्ट में बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया दोनों कंट्री को कि वाकई दोनों कंट्री को अपने इस मसले को हल करके आगे की तरफ सोचना चाहिए, ना कि दुनिया हमें पपेट की तरह यूज़ करे इस मसले को लेकर। बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।